हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण रिलेटेड जो कुछ भी हमें इंडिया ईयरबुक में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और खासकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट और एनिमल लाइफ से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स किस तरीके से हमारे भारत में दिए गए हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency in the central government for overseeing the implementation of India's environment and forest policies। तो जिस तरीके से हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक नोडल मिनिस्ट्री दी गई है। हमने कोल्स के बारे में देखा, हमने पावर मिनिस्ट्री के बारे में देखा, और भी कई मिनिस्ट्रीज देखे। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए और क्लाइमेट चेंज, देखिए तीनों जो है वो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ पर तीनों अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग तरीके से इनसे डील किया जाता है। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में देखेंगे। तो बोथ या फिर तीनों भी, जैसे कि हमने कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी जो है एक ही मिनिस्ट्री डील करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज द नोडल एजेंसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहला हमें जो इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जानने की कोशिश करनी चाहिए वो है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1890 एंड इट इज द एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर कैरिंग आउट टैक्सोनॉमिक एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज ऑन वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। यानी कि जो फ्लावर लाइफ है या फिर प्लांट लाइफ है, जो प्लांट के अलग अलग स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीशीज हैं, उन सभी के बारे में रिसर्च करना जब हम बॉटनी कहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर स्पीकिंग अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि फ्लोरा जिसे हम कहते हैं। दोनों होते हैं, एक फ्लोरा और एक फौना। फ्लोरा मतलब वो जो ट्रीज, प्लांट्स वगैरह से रिलेट करते हैं, और फौना जो है वो एनिमल लाइफ से रिलेट करता है। तो फ्लोरा का लाइफ पर रिसर्च करना, पूरे इंडिया में जितने अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ट्रीज़ के, प्लांट्स के, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बॉडी है वो है ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1916 इट इज़ अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट चेंज, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बात किया। अंडरटेकिंग सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑन द रिच फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता। दोनों के हेडक्वार्टर्स भी कोलकाता में ही हैं, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो फौना के बारे में देखती है, यानी कि एनिमल लाइफ, एनिमल के जितने भी इंडिया में अलग अलग स्पीशीज़ हैं उन पर रिसर्च, उन्हें प्रोटेक्शन किस तरीके से दिए जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड भी सर्वेस वगैरह भी किए जाते हैं रेगुलरली। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 एज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट इज एंगेज्ड इन असेसमेंट ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हर साल स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया रिपोर्ट जो है वो दिया जाता है, जिसके तहत हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट का कवर कितना है, हर स्टेट में फॉरेस्ट का कवर कितना है, ग्रॉस एरिया कितना है, जो इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें इसी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है कलेक्ट करके देता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, इसे एनजीटी एक्ट 2010 के तहत रखा गया था। मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसका रेफरेंस हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर यूपीएससी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगे, लेकिन किसी एक्ट के तहत उन्हें बनाया गया है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगे। तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद नेसेसरी एक्सपर्टाइज टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी इशूज़। जो कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो एनजीटी ही डील करता है। कोई प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट बॉडी को सू करना चाहती है, या फिर इंडिविजुअली भी जो है आप जाकर किसी गवर्नमेंट बॉडी वगैरह को सू करना चाहते हैं पोल्यूशन के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी लॉ है जो एनवायरमेंट के खिलाफ है, या आप चाहते नहीं कि द डेवलपमेंट हैपन्स एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से जो कोई भी एडवर्स चीज़ें हैं, जो कोई भी एनवायरमेंटल के इश्यूज है, कंसर्न्स है, वो एनजीटी डायरेक्टली डील करता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सिविल कोड का दर्जा रखता है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टिजिना प्रोटोकॉल। ये तीनों भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत जो है हमें एक सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स दिए जाते हैं, जिसके तहत हम अपने कंट्री के या फिर हम अपने स्टेट के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। यानी कि फ्लोरा, फौना और ह्यूमन तीनों जो है एक ही जगह पर मिलकर फ्लरिश हो, किसी भी एक सेक्शन को जो है एडवर्सली इफेक्ट ना हो, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनी रहे। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है इन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज का। तो इंडिया इन सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा है।
The idea of biosphere reserve was initiated by UNESCO in 1973-74 under its Man and Biosphere program launched in 1970। तो यूनेस्को ने बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया हुआ था 1970s में कि मैन एंड बायोस्फीयर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही एनवायरनमेंट को जो है एडवर्स इफेक्ट ना पहुंचे, तो इसके तहत जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अनाउंस किए जाते हैं, जहां पर प्रोटेक्टेड एरिया होता है पूरी तरीके से, वहां पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वहां पर लेने नहीं दिया जाता। सरकार जो है, कोई भी कंट्री की जो सरकार है जो बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन करती है उसे हाईली प्रोटेक्टेड रखती है और यूनेस्को जो है उसे कंटिन्यूअसली एग्जामिन करते ही रहता है ताकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसी तरीके से, क्योंकि वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। There are 18 designated biosphere reserves in India. Out of 18 biosphere reserves, 11 biosphere reserves have been included in the World Network of Biosphere Reserve of UNESCO। तो पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उसमें से 11 जो हैं वो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में उनके लिस्ट में जो है इंक्लूड किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, भाई इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा रहा है। देयर इज अ वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अलग ही एक डिवीजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। देयर आर 3 ऑटोनोमस बॉडीज। तो वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए ही 3 अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बनाए गए हैं। सबसे पहला तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वाइल्ड लाइफ में रिसर्च करने के लिए जो स्टाफ मेंटेन करते हैं, खासकर अगर आपको पता हो तो फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स होते हैं हर स्टेट में, तो ये फॉरेस्ट बीट ऑफिसर जो है वो हर दिन जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं फॉरेस्ट वगैरह में। उनका काम यही होता है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें खासकर। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ में रिसर्च और ट्रेनिंग दिए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल जू अथॉरिटी फॉर कंजर्वेशन एंड जू मैनेजमेंट। तो देश भर में हमें कई जूज देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वहां पर हमें जोलॉजिकल गार्डन्स देखने को मिलते हैं। ये जितने भी जू हैं वो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नहीं बल्कि कंजर्वेशन काम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं एनिमल के, उन्हें वहां पर लाकर फिर से रियर किया जाता है, ब्रीड किया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑटोनोमस बॉडी है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है बनाया गया था 1973 में, हमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ये स्पेसिफिकली टाइगर्स को बचाने के लिए ही काम करते हैं। टाइगर्स के रिलेटेड A to Z रिसर्च से लेकर उनके कंजर्वेशन से लेकर उनके ब्रीडिंग, उनके सर्विस वगैरह सभी जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही करता है। Wildlife Crime Control Bureau is a statutory multidisciplinary body established under the ministry to combat organized wildlife crime in the country। पोचिंग वगैरह जैसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं या फिर इलीगल जो ट्रेड होता है, एक्सोटिक जो स्पीसीज होते हैं एनिमल्स के, उनमें इस तरीके का इलीगल ट्रेड कम करने के लिए, पोचिंग से जो है एनिमल्स को बचाने के लिए खासकर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये दरअसल अपने पास डाटा भी रखता है और प्रोसीजर्स भी बताता है कि किस तरीके से आप जो है इन ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। चंद इंपॉर्टेंट एनिमल वेलफेयर और प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991-92 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स। अगेन जब हम एलिफेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं कर्नाटक में, असम में। तो खासकर एलिफेंट्स को बचाने के लिए उनके पोचिंग, खासकर उनके टस्कर्स के लिए जो है उन्हें मारा जाता है। तो इस तरीके के इलीगल क्राइम्स से जो है एनिमल्स को, खासकर एलिफेंट्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। General animal welfare covers the welfare of individual animals, mainly domesticated and also wild animals in captivity through Animal Welfare Board of India. It is a statutory body established in Chennai. तो ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बट ऑल्सो जो हम पेट्स डोमेस्टिकेट करते हैं, डॉग्स, कैट्स वगैरह, या जो कोई भी हम लाइसेंस का इस्तेमाल करके जो कोई भी पेट्स को जो है हम पालते हैं, उसे भी जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करता है। एक स्टैंडर्ड रखता है कि किस तरीके से आपको पेट्स वगैरह रखने चाहिए। अगर आप पेट अब्यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पेनलाइज किया जा सकता है। Environmental impact assessment is a planning tool to integrate environmental concerns into the developmental process from the initial stage of planning। दरअसल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप कोई डेवलपमेंटल प्रोसेस लेते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक असेसमेंट कीजिएगा कि कितना इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट पर होगा। मान लेते हैं कि एक ब्रिज बनाई जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, या फिर एक रोड बना रही है जो कि एलिफेंट कॉरिडोर से गुजर रही है, तो चाहिए कि हम असेस करें कि उस रोड के बनवाने की वजह से उस एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में से एलिफेंट्स को किस तरीके का हार्म पहुंच सकता है, या फिर उनके
लिविंग हैबिट्स में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से इनिशियल स्टेजेस में ही चाहिए कि हम एनवायरनमेंट पर कितना इंपैक्ट होगा उसका असेसमेंट करें। ये बहुत ही अच्छा एक टूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इसे फॉलो करते हैं। इट वॉज यूज एज अर्ली एज इन 1978 बट इट वॉज कोडिफाइड इन 1994 और 1994 के बाद जो है इसे मैंडेटरी किया गया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसके तहत बनाई गई थी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन लेटर ऑन 2005 में जो है उस प्रोजेक्ट टाइगर को A to Z पूरे तरीके से डील करने के लिए एक नोडल ऑफिस की एक अथॉरिटी की जरूरत थी लीगल बैकिंग के साथ। तो इसीलिए जो है इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। तो एज ऑफ नाउ प्रोजेक्ट टाइगर को जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कैरी ऑन करता है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर कंजर्विंग द टाइगर। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पेसिफिकली टाइगर्स को बचाने के लिए, उन पर रिसर्च वगैरह करने के लिए, उनके हैबिटेट को पढ़ने के लिए जो है स्पेसिफिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी काम करता है। Under the project, India has a distinction of having the maximum number of tigers in the world, that is 2,967 to be precise, as per the result of a fourth cycle of All India Tiger Estimation। ये हाल ही में 2018-19 में ही आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें अनाउंस किया हुआ था। एंड विद दिस नंबर लिटरली अबाउ 90% ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज नाउ इन इंडिया। तो बहुत ही एक मीगर नंबर से जो है बहुत ही अच्छे खासे नंबर तक टाइगर का कंजर्वेशन किया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, भाई अब हमने एनवायरनमेंट के बारे में देखा, फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा, अब कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के बारे में जो सबसे क्रूशियल चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इज अंडरटेकन अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच प्रिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म एंड अथॉरिटीज फॉर हैंडलिंग द इश्यूज। ये भी जो है ज़्यादातर NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ही डील करता है। पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी केसेस हो वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखता है। लेकिन एयर कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको पिनलाइज भी किया जा सकता है अगर आप पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं। जो कोई भी इंडस्ट्रीज हद से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ काम कर रहा है, तो अंडर दिस एक्ट यू कैन पिनलाइज देम। Government is executing a nationwide program of ambient air quality monitoring known as National Air Quality Monitoring Program। तो खासकर दिल्ली में जब हम कहते हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर एयर क्वालिटी है। तो नेशन वाइड में भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में एयर क्वालिटी किस तरीके से है, उसमें पोल्यूशन किस तरीके से है, डस्ट पार्टिकल्स का क्वांटिटी जो है वो कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में असेस करना, रिसर्च करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। National Air Quality Index was launched in 2015, starting with 14 cities and then extended to 71 cities in 17 state। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इनिशियली दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया था, लेटर ऑन इसे एक्सटेंड किया गया। ये भी वही काम करता है कि एयर की क्वालिटी को जो है वो असेस करता है, कहता है कि कितने पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं आपके जो आप ब्रीथ कर रहे हैं एयर में, कितना पोल्यूशन है, कितना हार्मफुल है, उन सभी के बारे में ये थोड़े बहुत गाइडलाइंस भी देता है कि किस तरीके से हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। In order to ensure chemical safety, the ministry notified two set of rules under Environment Protection Act 1986। तो केमिकल सेफ्टी के लिए जो कोई भी हजार्डस केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, उनका डिस्पोजल किस तरीके से होगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना किया गया तो पिनलाइज किस तरीके से किया जाएगा, कितना पिनलाइज उसे करना चाहिए, ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है मिनिस्ट्री एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2008। तो स्पेसिफिकली इसी केमिकल सेफ्टी के बारे में डील करते हैं, और खासकर जब हम मेडिकल के वेस्ट के बारे में भी बात करते हैं तो वो हजार्डस होता है, क्योंकि सिरेंजेस वगैरह सभी जो है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, हैंडल कर सकते हैं, उनका मूवमेंट कितना सेफ होना चाहिए डिस्पोजल तक, तो इस सभी चीज़ों के बारे में जो है हजार्डस वेस्ट रूल्स 2008 डील करता है। द ई वेस्ट रूल्स अप्लाई टू ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द IT एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कोई भी पुराने कंप्यूटर्स हैं या फिर जो कोई भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, टीवीज़ वगैरह हैं और रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसमें भी कई हार्मफुल केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। मर्क्यूरी, जिंक जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। तो इस तरीके के ई वेस्ट को भी किस तरीके से जब आप जनरेट करते हैं तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होना चाहिए, उसे किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, ये सभी जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत आपको बताए जाते हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स हैज बीन मैंडेटेड। अब जब आप म्युनिसिपैलिटी को देखते हैं तो वहाँ पर जो कचरा कूड़ा जो इकट्ठा किया जाता है उसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है, तो उसे किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा, किस तरीके से उनसे डील किया जाएगा, तो ये सभी जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 देखता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैव आल्सो बीन नोटिफाइड स्टिपुलेटेड मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 माइक्रॉन्स फॉर प्लास्टिक शीट्स फॉर रैपिंग यूसेज। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का यूसेज जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उसे बैन किया गया है। अगर प्लास्टिक यूज करना हो तो मिनिमम 50 माइक्रॉन्स के ऊपर की थिकनेस उसमें होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक के बैग से। तो इस तरीके से प्लास्टिक को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करेंगे। प्लास्टिक जब आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बात करता है। To control degradation and conserve wetlands, the National Wetland Conservation Program was initiated in 1987। देखिए वेटलैंड्स जो है वो रिवर्स और लेक्स से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। परमानेंटली या फिर पीरियोडिक वाटर जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अलग अलग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। रामसर कन्वेंशन जो है वो एक इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है जो वेटलैंड्स को रिकग्नाइज करता है, क्योंकि वेटलैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, उनके डिग्रेडेशन से जो है उन्हें बचाने के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट अफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन का क्वाइट ऑपोजिट अफॉरेस्ट्रेशन है, यानी कि आप फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा रहे हैं। नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वाज सेट अप इन 1992। तो ये भी जो है एक बोर्ड बनाया गया है सेंट्रल लेवल का, जो कि अफॉरेस्ट्रेशन को लेकर तमाम जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उन सभी के बारे में काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून इज एपेक्स बॉडी इन नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम। फॉरेस्ट में किस तरीके से रिसर्च किया जा सकता है, अलग अलग जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं उन्हें किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, इलीगल पोचिंग्स वगैरह जो कोई भी होते हैं, इवन प्लांट लाइव्स भी जो एक्सोटिक होते हैं उन्हें भी स्मगल किया जाता है। तो इस तरीके से किस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, उनका रिसर्च किस तरीके से हो सकता है, ये सभी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो कि देहरादून में है वहाँ पर किया जाता है। National Green Corps were formulated in 2001 under NGC program। 86,765 eco clubs were supported। जिस तरीके से हम NCC के बारे में देखते हैं तो उसी तरीके से ग्रीन कॉर्प्स के लिए भी जो है ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है इस तरीके के eco clubs भी जो है पूरे थ्रू आउट नेशन वाइड बनाए गए हैं। India became a signatory to United Nations Convention to combat desertification in 1994। Another important, most important international treaty जो कि लैंड डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ काम करता है, लैंड के डिग्रेडेशन के खिलाफ काम करता है, लैंड को बचाने की कोशिश करता है, लैंड की फर्टिलिटी और लैंड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल ये एक बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को, और जाहिर सी बात है कि चंद पिछले सालों से इवन एशिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। तो उसे बचाने के लिए भी, डेजर्टिफिकेशन से जो है लैंड को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन साइन किया गया है और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। अगला इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं वो क्लाइमेट चेंज से ही आता है कहीं ना कहीं। तो रैपिड क्लाइमेट चेंज जो है वो एडवर्स हो सकता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। 8 नेशनल मिशंस, तो भारत में 8 नेशनल लेवल मिशंस जो है वो लॉन्च किए गए हैं खासकर क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए। दैट इज इन द एरिया ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल सोलर एनर्जी अलायंस जो हमने देखा हुआ था, नेशनल सोलर एनर्जी प्रोग्राम, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर, Himalayan ecosystem, Green India and strategic knowledge for climate change form the core of National Action Plan on Climate Change। तो National Action Plan on Climate Change जो है 2008 में जो है वो लॉन्च किया गया था। एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जिसके तहत क्लाइमेट चेंज से जो है खासकर इंडिया को बचाने के लिए, एडवर्स जो कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्सिटीज आ रहे हैं उसे इंडिया के एनवायरनमेंट को, इंडिया को बचाने के लिए जो है ये नेशनल लेवल एक प्लान लिया जाता है। तो अभी जो हमने 8 कोर एरियाज बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। National Adaptation Fund for Climate Change is a central sector scheme under implementation in the 12th Five-Year Plan with NABARD as a national implementing entity। तो एक एडेप्टेशन फंड भी जो है क्रिएट किया गया है ताकि इससे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को जो है वो फेस किया जाए। अलग अलग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो कोई भी काम के लिए जो कोई भी पैसा ज़रूरी है, पोल्यूशन से बचाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो इसी नेशनल एडेप्टेशन फंड से जो है लिया जाता है और ये 12th Five-Year Plan के तहत अनाउंस किया गया है और नाबार्ड जो है इसे इम्प्लीमेंट करने वाली नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है।
अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्लाइड है वो है इंडिया रेटिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट। हम सभी को पता है वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स साइंड बाई डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज, खासकर यूनाइटेड नेशंस के तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इसे यूनानिमसली सपोर्ट किया हुआ था टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2016। तो इंडिया ने 2016 के पेरिस एग्रीमेंट को भी जो है रेटिफाई किया हुआ है और इंडिया पार्टी भी है उसका। इंडिया इज अ पार्टी टू वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली वियना कन्वेंशन साइन किया गया था, उसका भी सिग्नेटरी है इंडिया, उसका भी एक पार्टी है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर्स इन 1987। तो इसी वियना कन्वेंशन के लिए जो है एक प्रोटोकॉल बनाया गया था फर्दर, यानी कि इस कन्वेंशन के लिए किस तरीके से हम एक रोड मैप तैयार करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, प्लान क्या होगा। तो उस तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो है मॉन्ट्रियल, तो उस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को जो सब्सटेंस है उन्हें एरेडिकेट करने की कोशिश कर रहा था। 1987 में से अनाउंस किया गया था। इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू दैट। India is a member of United Nations Environment Program and provides annual financial contribution of $1 lakh to UNEP Environment Fund। तो इंडिया एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए भी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एनवायरनमेंट फंड जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड भी माना जाता है। जहाँ कहीं पर भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को किसी तरीके का असिस्टेंस हो, टेक्निकल हो या फिर फाइनेंशियल हो, खासकर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से लेकर क्लाइमेट चेंज से उन्हें बचाने के लिए एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जो ये फंड है यूएनईपी का एनवायरनमेंट फंड, यहाँ से मदद की जा सकती है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सेटअप इन 1991। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भी जो है इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी। इंडिया ईयरबुक में खासकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें कौन सा डाटा मिलेगा, मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप जाकर जो है जो कोई भी ईयर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर डाटा जो कोई भी एडिक्वेट है, जो कोई भी, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है तो वहाँ पर आपको एडिक्वेट डाटा मिलेगा कि कितना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट कवर है। इस तरीके से आप जो है डाटा वहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।